जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो फिर से मैं आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं इस चैनल पर। तो आपके लिए जो आज के प्रश्नावली हैं, ये कुछ बीपीएससी लेवल के प्रश्न होंगे आज की क्लास में, और बिहार से संबंधित भी आज की क्लास में प्रश्न होंगे। अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह बिहार शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया अगस्त में होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है, एक जितने सारे अभ्यर्थी हैं वह तैयारी कर रहे हैं, वह एक परिवार के भांति जो हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और अपना डेली मॉक टेस्ट दीजिए। और यहाँ पे जितने सारे प्रश्नों को कराया जाता है वह जितने सारे प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी लिखे हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी और बीटीसी पैटर्न पर होते हैं। तो बहुत सारे मुख्य प्रश्न हैं। आइए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या पहला है, और जितने सारे मैं प्रश्नों को समझाता हूँ सारे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, चित्रात्मक तरीके से भी समझाता हूँ। आप लोग अगर चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप लोग को जरूर जानकारी होगा। तो देखिए प्रश्न 1 करें कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, यहाँ पे 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, और डी में खड़ा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है, 8 करोड़ से अधिक थी। 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी वह 8 करोड़ से अधिक थी। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिहार का क्या है, नक्शा है। अगर देखिए साथियों यहाँ पे बता देते हैं जगह है। अगर 1991 से बात करें, 1991 में बात करें कि उस समय बिहार राज्य है इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 10 दशमलव करीबन कह सकते हैं 8 करोड़ थी। कितना थी? तो 10.38 करोड़ थी। अगर फिर से आ जाते हैं 2001 में, तो 2001 में ये बढ़कर 8.3 करोड़ हो गई। 2001 में बढ़कर 8.3 करोड़ हो गई। और यहीं जो है 1991 से लेकर 2000 तक, 1991 से लेकर 2001 तक ये जनसंख्या में जो वृद्धि दर देखा गया 28.6% वृद्धि हुई। और ये जनसंख्या कितना हो गया? ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो वृद्धि दर कितना देखा गया 28.6%। अब वहीं बात करें कि 2011 में जो बिहार राज्य की जनसंख्या थी 10.38 करोड़ हुई। कितना होगा? 10.38 करोड़ के आसपास हुई। अगर 2021 के बात करें तो 2021 में कह सकते हैं 12.7 करोड़ के आसपास है, 12.7 करोड़ के आसपास है। वहीं बात करें 2023 का, 2023 का जनसंख्या कितना है, तो कह सकते हैं 10 करोड़ 41 लाख। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा है। 10 करोड़ 41 लाख जो है ये बिहार की जनसंख्या है, यानी कह सकते हैं 14 करोड़, यानी कह सकते हैं 14 करोड़। अनुमान मतलब अनुमानता जो है 14 करोड़ है। तो आपको सारे बता दिए प्रश्नों को। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, 2021 का पूछा जा सकता है, 2023 का पूछा जा सकता है, 2011 का पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपको जरूर अच्छे तरीका से याद करने होंगे। आइए प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरे देखिए प्रश्न को, दूसरा जो प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो यहाँ पे ए है पश्चिमी चंपारण, बी रोहतास, सी सिवान, और डी पटना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पश्चिमी चंपारण जो जिला है यहाँ पे नहरों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। ओके, अब यहाँ पे आइए पश्चिमी चंपारण की बात कहा है। तो पश्चिमी चंपारण आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, पश्चिमी चंपारण में कितने जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण में 2 जिले आते हैं। एक आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 2 जिले आते हैं। एक आता है पूर्वी चंपारण और दूसरा जो आता है पश्चिमी चंपारण। ये 2 जिले हैं, ठीक है। और ये जो है बिहार का सबसे, अगर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अगर बात करेगा सबसे बड़ा जिला का, जगह है यहाँ पे लिख देते हैं। अगर बात करेगा बड़ा जिला का कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा पटना है। ओके, और दूसरा नंबर पर कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है।
दूसरा कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर ऑप्शन में पटना और पश्चिमी चंपारण दे देगा तो हम किसको सही करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे सही करने का मुताबिक है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी चंपारण का। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पटना हो जाएगा। और इसका कितना है क्षेत्रफल? तो 3202 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण दोनों ऑप्शन में रहेगा, दोनों तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, केवल एक रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। अगर वहीं कह देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना हो जाएगा और इसका जो क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर है। इतना आप लोग का क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बराकर नदी से संबंधित है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बराकर नदी से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कौन सा परियोजना है। ऑप्शन में दिया गया है टेहरी परियोजना, बी में राणा प्रताप सागर परियोजना, सी में सलाल परियोजना और डी में मैथन परियोजना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, मैथन परियोजना। आप ये देख सकते हैं ये कौन सा परियोजना है? तो ये मैथन परियोजना मतलब मैथन बांध है। अब रहा बात कि ये मैथन होता क्या है, मैथन परियोजना कौन सा राज्य में है? तो देखिए इसके बाद इसके बारे में बताते हैं। जो मैथन बांध है ये झारखंड राज्य में है। ये मैथन बांध कहाँ पे है? तो ये झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। क्योंकि ये जो है बांध यह धनबाद से 38 किलोमीटर दूर 38 किलोमीटर दूर जो है ये मैथन में स्थित है। और इसकी लंबाई कह सकते हैं 4789 मीटर लंबी है। इतना मीटर लंबी है और कितना मीटर चौड़ी है? तो 50 मीटर जो है ऊंची है। ध्यान देना होगा, 4789 मीटर लंबी है और 50 मीटर जो है ये क्या है? ऊंची है। इसका निर्माण जब कब हुआ था? जगह तो नहीं है साथियों, इसका निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे जगह थोड़ा सा है, बताते हैं। इसका निर्माण भी पूछा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1957 ईस्वी में हुआ था। ये भारत सरकार के द्वारा जो है दामोदर घाटी निगम परियोजना का एक हिस्सा माना जाता है मैथन बांध। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या जो चौथा है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बीपीएससी का प्रश्न है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है कनाडा से, बी फ्रांस से, सी जापान से और डी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, जापान से लिया गया है। क्योंकि जो भारतीय संविधान में विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल का मतलब हिंदी होता है अनुच्छेद 21 के अनुसार ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और उसके पास जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के अनुसार कहा गया है। और ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये जापान देश से लिया गया है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। देखिए साथियों, अगर आपको समझ में कुछ भी बात ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न देखिए 5 कर है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो अगर आप फिगर देखकर समझ गए होंगे तो जरूर ऑप्शन को आप सही कर दीजिएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी यूनिसिफ सलीम, डॉक्टर अखलाक उर रहमान और डी में मोहम्मद शफी कुरैशी। तो ए ऑप्शन आपके दिमाग में आ गया होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हो रहे हैं ये स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। तो
इसके बाद इनके बारे में कुछ आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता देते हैं। जगह है, चलिए। तो देखिए, ये स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर जो थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जो बिहार के कौन से गवर्नर थे? तो जो बिहार के ये चौथे गवर्नर थे, ये बिहार के चौथे गवर्नर थे, चौथे गवर्नर थे। इस चीज को ध्यान रखना होगा, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिहार स्वतंत्रता के बाद बिहार के चौथे गवर्नर जो थे कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जो थे हाँ, ये कब तक रहे थे? तो 6 जुलाई, इस चीज को भी ये ध्यान रखना होगा, 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक रहे थे। 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक रहे थे। और इनके बारे में बताते हैं कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे यह स्वतंत्रता सेनानी और भारत के तीसरे राष्ट्रपति और मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक चला था? तो इनका जो कार्यकाल है 13 मई 1967 से और 3 मई 1969 तक था इनका कार्यकाल था। याद कीजिएगा, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। इनका जन्म याद कर लीजिएगा कि जन्म इनका कब हुआ था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में इनका हैदराबाद के तेलंगाना पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी थे उत्तर प्रदेश के रहने आ गए थे। देखिए 6 प्रश्न पे आते हैं। 6 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सबसे कम समय के लिए। यह भी आपको पता है कि 2005 में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वह जब लालू प्रसाद जी थे तब। तो यहाँ पे पूछा वो जो लगा था 2005 में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वह जो है 1 सप्ताह के लिए लगा था। तो इसमें प्रश्न में आया है कम समय, मतलब कम समय के लिए 1 सप्ताह से भी कम, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के लिए। तो यहाँ पे कब लगा था? 1992 में, 68 में, 1994 में कि 1995 में? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1995 में बिहार में सबसे कम समय के लिए जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1995 में केवल 5 दिन के लिए लगा था। कितने दिन के लिए लगा था राष्ट्रपति शासन? केवल 5 दिन के लिए लागू हुआ था। अब देखिए, ये तो पता चल गया। अब राष्ट्रपति जो शासन है ये क्या होता है? तो ये भी प्रश्न आता है दिमाग में कि जो राष्ट्रपति शासन है ये पहली बार कितनी अवधि के लिए होता है? ये होता है तो ये आपको बता देते हैं कि जब किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे राज्यपाल उस समय राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करता है, तो आमतौर पर बात करें तो वहां पे जो है 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन यदि राज्य में स्थिति सामान्य हो जाता है तो उसको, अगर सामान्य हो जाता है तो ठीक है, अगर सामान्य नहीं होता है तो 3 साल के लिए जो है राष्ट्रपति 3 साल के लिए वहां पे राष्ट्रपति जो है शासन लगा दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके अनुसार जो है द्वैध शासन स्थापित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यहाँ पे याद करने होगा आपको, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन, देखिए दोनों यहाँ पे ऑप्शन जो है दोनों सेम लग रहे हैं, तो साथियों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 होना चाहिए। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए ये दोनों एक ही हैं, तो इसको हम रेकरिंग करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे सी कर लीजिएगा और डी कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये हो रहा है बी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935, ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप इसके बारे में बता देते हैं कि केंद्र में जो है द्वैध शासन स्थापित क्यों किया गया है।
तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 सही हो रहा है। अब इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत संविधान का प्रमुख स्रोत जो है 1935 अधिनियम है। अभी भी भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखा गया था। और उस समय जो था संघ में 2 इकाइयाँ थी। उस समय संघ में 2 इकाइयाँ बट गई थी। कौन कौन सा? एक जो इकाइयाँ थी वह ब्रिटिश भारतीय थी। एक इकाइयाँ जो थी वह ब्रिटिश भारतीय थी और ब्रिटिश भारतीय प्रांत। और जो दूसरा इकाइयाँ जो था वह था देसी रियासतें। वह दूसरा इकाइयाँ था रियासतें। ठीक है, ये 2 था। तो इस संघीय व्यवस्था ये जो है ये कभी अस्तित्व में नहीं आई थी, क्योंकि देशी रियासतें ने इसमें शामिल होने से माना कर दिया था। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न 8 आते हैं। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 126। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। जब दोनों सदनों में कोई भी सत्र न हो तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है केवल राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है साथियों? तो केवल राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो प्रश्न 9 कर है कि निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में किरोसिन तेल ऊपर उठता है? कौन सा ऐसा कारण है कि जो लालटेन होता है, लालटेन की बत्ती से जो है हम तेल में डालते हैं उसकी बत्ती से लालटेन जलने लगता है? कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है? ए ऑप्शन बत्ती में केशिका क्रिया के कारण, या कहीं कहीं ऑप्शन में दे दिया जाता है केशिकत्व के कारण। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, केशिकत्व के कारण। तो दोनों चीज एक ही है, बत्ती में केशिका क्रिया के कारण या केशिकत्व के कारण अगर कोई मिल जाता है तो आपको इसी ऑप्शन को सही करना होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, न कि बी ऑप्शन गलत हो रहा है, सी ऑप्शन गलत हो रहा है, डी ऑप्शन गलत हो रहा है। बत्ती में केशिकत्व के कारण ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि केशिकत्व के कारण ही मिट्टी का तेल जो है लालटेन के बत्ती के ऊपर उठता है। ओके, इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पे दिया गया है ध्वनि तरंग, एक्सरे, दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ध्वनि तरंग, ये जो है विद्युत तरंग का उदाहरण नहीं है, विद्युत तरंग जो है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि जो होता है एक यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि जो होता है एक यांत्रिक तरंग है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम, जैसे हवा कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, स्टील कह सकते हैं, आदि की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग जो ध्वनि है एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग जो है यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना होगा। और ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग जो है, माफ कीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। पूछा जाता है कि ध्वनि निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको वहां पे टिक करना होगा। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे जगह नहीं है, बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये जो तरंग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं श्रव्य तरंग, दूसरा जो होते हैं अश्रव्य तरंग, और तीसरा जो होते हैं पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य
तरंग। ध्यान देना होगा, श्रव्य, अश्रव्य और पाराश्रव्य। ध्वनि 3 तरंग के होते हैं। ध्वनि जो तरंगे हैं ये 3 प्रकार की होती है। 11 प्रश्न करें कि प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कार्य है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दूसरा, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तीसरा, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना। चौथा कार्य है तारों का टिमटिमाना। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये भी सही हो रहा है, और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना ये भी सही है। अब यहाँ पे आया एक बात कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण अथवा अन्य पदार्थ के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, वह जो है उनके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिससे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। यहाँ पे 12 प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। 12 प्रश्न जो है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु और ईंधन। तो जो पाइराइट है एक प्रकार का धात्विक खनिज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। पाइराइट जो है, जिसे हम लोग पाइराइट को आयरन पाइराइट भी कहा जाता है। इससे आयरन पाइराइट भी कहा जाता है। आयरन पाइराइट भी कहा जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो याद करना होगा, मूर्खों का जो सोना है आयरन, इस पाइराइट को ही कहा जाता है, क्योंकि इसे अक्सर सोने के लिए गलत माना जाता है। ये सोना कहा जाता है, लेकिन ये गलत है, सोना नहीं होता है। ये लोहे और सल्फर से बना एक पीतल का पीला या कांस्य खनिज होता है। कौन सा? तो ये पाइराइट है। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सोना है, तो जी नहीं, ये सोना नहीं है। ओके, ये जो है सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। पाइराइट जो है, पाइराइट सल्फाइड, ये खनिजों में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और सभी प्रकार के चट्टानों में यह पाया जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई और साहिबगंज। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है, भागलपुर। जो एनटीपीसी कहलगांव, जिसको हम कहलगांव सुपर थर्मल पावर कहते हैं स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर में, यह भागलपुर के कहलगांव जिले में स्थित है। यह जो है बिजली संयंत्र एनटीपीसी का जो कोयला आधारित जो है, जहां से बिजली इस्तेमाल किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, ये वही चीज़ है। क्योंकि बिजली संयंत्र के लिए कोयलों को पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल कोलफील्ड में भेजा जाता है पहले, तब उसके बाद बिजली संयंत्र के लिए पानी का जो यहाँ पे मुख्य स्रोत माना जाता है वह गंगा है। क्योंकि जब भी बिजली उत्पादन किया जाता है तो पानी का स्रोत वहाँ पे रहना चाहिए। ओके, 14 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या जो 14 है कि पाइराइट के लिए विख्यात अमझोर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? अमझोर पहाड़ी का नाम पूछा गया है। पटना, गया, अरवल और रोहतास। तो जो अमझोर पहाड़ी है पाइराइट के लिए, वह जो है रोहतास जिला में अवस्थित है। पाइराइट के लिए जो रोहतास का जो अमझोर पहाड़ी है, एवं अमझोर मतलब कभी कभी यहाँ पे दे देता है कैमूर पहाड़ी, कभी कभी यहाँ पे कैमूर पहाड़ी भी दे देता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमझोर पहाड़ी कहिए या कैमूर पहाड़ी कहिए। तो ये जो अमझोर पहाड़ी है ये कैमूर जिला में भी अवस्थित है। अब आइए रोहतास के बारे में कहा है, तो रोहतास के बारे में बात कर लेते हैं। रोहतास जो जिला है बिहार राज्य के 38वें जिले में से एक माना जाता है। यह कब अस्तित्व में आया था कि जब साहबाबाद जिले को 1972 में भोजपुर और रोहतास में, साहबाबाद जिले को 1972 में भोजपुर और रोहतास जिला, मतलब रोहतास को, ध्यान दीजिएगा, रोहतास को विभाजित किया गया था, तब वहाँ पे ये रोहतास जिला जो है आया था। और रोहतास जिले का जो प्रशासनिक कार्यालय है वह कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है,
इसका प्रशासनिक कार्यालय सासाराम है। रोहतास जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो रोहतास जिला में 3 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं? तो 3 अनुमंडल है। कौन कौन से? एक सासाराम हो गया, एक डिहरी हो गया और एक विक्रमगंज हो गया। और रोहतास जिला जो है पटना प्रमंडल का हिस्सा होता है। सबसे जो प्रमंडल का हिस्सा कौन सा है? तो रोहतास जिला है। ओके, इतना आपका क्लियर हो गया। आगे आते हैं प्रश्न 15 यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? कोसी, सोन, गंडक और इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। कोसी परियोजना, सोन परियोजना और गंडक परियोजना, ये तीनों जो परियोजना है ये बिहार राज्य में है। आगे प्रश्नों को देखिए 16 प्रश्न है कि सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, राजस्थान। आपको भी पता होगा कि राजस्थान जो है जिसमें यहाँ पे वर्षा जो है सबसे कम वर्षा होता है, क्योंकि भारत का सबसे सूखा राज्य भी राजस्थान को जाना जाता है। जबकि अगर बात करें उड़ीसा और कर्नाटक, यहाँ पे जो कह सकते हैं औसत वर्षा जो है हो जाता है, औसत वर्षा जो है यहाँ पे हो जाता है, लेकिन सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान में होता है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। और उड़ीसा और कर्नाटक में औसत वर्षा होती है। जबकि अगर इन दोनों राज्यों से तुलना करें अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो वह राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जो सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। आगे देखिए प्रश्न 17 पे आते हैं। 17 प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो नगरीय आबादी 20.5, 15.5, 10.5%, 28.6%। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी कह रहा है ये सही हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 28.6% है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या का लीजिएगा 2001 के अनुसार। अभी इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे आप लोग को कराए हैं, तो आप लोग याद करिएगा कि इसकी जनसंख्या कितना था, बिहार की जनसंख्या या आबादी कितना था? तो 28.6% ही था, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक जो था 28.6% आया था। कब? 1991 से लेकर 2001 तक, ये यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 जो प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी चंपारण जिले का जो मुख्यालय है यहाँ पे मोतिहारी जो जिला है वहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी जिला में स्थित है। 19 प्रश्नों को देखिए। 19 जो प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? 3.16, 2.65, 3.68 और 4.02% है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो रहा है, 3.68% है, क्योंकि बिहार के दक्षिणी पठार का जो क्षेत्रफल है, बिहार के दक्षिणी पठार का जो क्षेत्रफल है 2927 वर्ग किलोमीटर है। 2927 वर्ग किलोमीटर है, ऐसे कर लीजिएगा 2927, इतना क्लियर हो जाएगा, जो संपूर्ण बिहार का 3.68% है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20 जो प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? फाल्गु, पैमर, पुनपुन, गंडक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, गंडक नदी जो है यह दक्षिण गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है। बाकी यहाँ पे फाल्गु हो गया, पैमर हो गया और पुनपुन हो गया, ये जो है दक्षिण गंगा के मैदान से होकर गुजरती है। 21 प्रश्नों को देखिए। 21 जो प्रश्न है कि बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे 90,150 वर्ग किलोमीटर, 90,650, 91,150 और 91,650। तो ऑप्शन ए सही हो रहा है, 90,150 वर्ग किलोमीटर। बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 90,000, माफ़ कीजिएगा साथियों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है हमको भी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी कर लीजिए, 650 होना चाहिए, 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल जो है, बिहार का मैदान का कुल क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर है।
और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि बिहार का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है कि 2.86% है। 22 प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है प्रश्न कि कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है, मतलब बिहार के गंगा में मिल जाती है। घाघरा, सोन, गंडक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त जो सभी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सी नदी जो है बिहार में गंगा मिल जाती है, तो उपयुक्त सभी घाघरा, सोन और गंडक, ये तीनों जो नदी है ये तीनों मिल जाती है। क्योंकि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरजू, महानदी, बागमती, अजय, सकरी, ये सब सारी नदियाँ जो है गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी जो है चौसा होते हुए बिहार में आती है और गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि में मिल जाती है। ये सब जितनी सारी नदियाँ हैं गंगा में मिलती है। और कोसी को भी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्यों शोक नदी कहा जाता है कोसी को? बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। कोसी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों हर साल जल स्तर बढ़ने के कारण वह जो है बहुत सारे राज्य में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए उसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, मतलब बिहार राज्य में। आगे देखिए प्रश्न 23 जो है कि बिहार के किस जलप्रपात को खदार खो जलप्रपात भी कहा जाता है? काकोलत, ढुगाकंड, दुर्गावती और गुरु सिंध। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये सही हो रहा है, गुरु सिंधु जलप्रपात। गुरु सिंधु जलप्रपात जो है इसको खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है, इसे जरूर याद करिएगा। ये आता है प्रश्न में ककोलत जलप्रपात। ये ककोलत जलप्रपात जो है ये झरना है, ये किस नदी का हिस्सा है? तो इस चीज को याद करना होगा, लोहबर नदी का हिस्सा है। किस नदी का हिस्सा है? तो लोहबर नदी का हिस्सा है, जो झारखंड में हजारीबाग के पहाड़ी इलाकों से निकलकर बिहार में बहती है। ओके, जो झारखंड में हजारीबाग के पहाड़ियों से निकलकर बिहार में बहती है। ओके, इतना आप लोग का क्लियर हो गया। कोई भी प्रश्न में डाउट भी नहीं होगा, सारा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। 24 देखिए प्रश्न है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? दलदली, बांगर मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो रहा है। ताल मिट्टी जो है ये उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। बाकी जो ये ताल की मिट्टी है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। बाकी दलदली मिट्टी, बांगर मिट्टी और बलसुंदरी मिट्टी जो है ये सारे पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। CFL से क्या तात्पर्य है? कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, सेंट्री फिक्स्ड लैंप और केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में CFL, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट और लैंप। ये ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट भी कहा जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो है अन्य बल्बों से अधिक ऊर्जा देता है और LED की तुलना में ये थोड़ा सा क्या होता है, कम खर्च करता है। और तो इस चीज़ को आपको ध्यान कर रखना होगा। और इसमें जो पारा होता है बहुत कम होता है, छोटी मात्रा में पारा होता है। और ये जो है अब घर में किसी भी घर में लगा देने पर उस घर को जो है इस बहुत अच्छे तरीक़ा से रोशनी भी देता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 26 प्रश्न है कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा कि 8 गुना होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है कि आधी हो जाएगी। ये ऑप्शन सही हो रहा है, आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा। अब रहा बात साथियों कि ये प्रतिरोध आया, एक शब्द आया है प्रतिरोध, ये होता क्या है? तो प्रतिरोध जो है कि जब किसी भी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है जो विद्युत धारा के चलने की दिशा को विरोध करती है, उस चीज को प्रतिरोध कहते हैं। कभी कभी इसका सूत्र पूछा जाता है, बीमीय सूत्र पूछा जाता है।
इसका कभी कभी बीमीय सूत्र पूछा जाता है, तो ml2 याद करना होगा, t के पावर -3 और यहाँ पे a के पावर -2 होता है। इस चीज़ को याद करना होगा। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, चाहे आपको जानकारी रखना है कि इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोध का ओम होता है। और ये जो ओम है ये प्रतिरोध की एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है, ठीक है। और प्रतिरोध को ओम से ही मापा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 27, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हाइड्रोजन बम यहाँ पे बात कर रहा है कि हाइड्रोजन बम क्या है। तो हाइड्रोजन बम जो है इसकी जो क्षमता है कई गुना ज़्यादा होता है। संहारिका जो क्षमता होता है हाइड्रोजन बम का कई गुना ज़्यादा होता है। और ये जो है नाभिकीय संलयन का सिद्धांत में निहित है। कहीं कहीं आपको नाभिकीय संलयन भी देखने को मिलता है। पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न में कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये चारों विकल्प न देकर दे देगा विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे आपको नाभिकीय संलयन टिक करना होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 28। ये देखिए साथियों, ये कैसा प्रश्न है। 28 प्रश्न है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे होता है? उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो सी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। कोई भी एक शुष्क सेल है जिसको बैटरी कहते हैं। बैटरी में दो ध्रुव होते हैं, बैटरी में दो जो होते हैं डायोड होते हैं, जैसे एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो इसमें विद्युत का उत्पादन निम्न में से किससे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से होता है। अब रासायनिक ऊर्जा होता क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। यह इसका जो रूप है पदार्थों के मध्य संचित रहता है और ये अणुओं के मध्य में परमाणुओं की स्थिति के कारण विभिन्न छोटे कणों को आपस में स्थिति उत्पन्न करने के कारण होता है रासायनिक ऊर्जा। ओके, जैसे कह सकते हैं इसका उदाहरण की बात करें तो बैटरी हो जाएगा, ये भी रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है, संचित ऊर्जा है इसमें। इसके बाद कह सकते हैं बायोमास हो जाएगा, इसके बाद पेट्रोलियम हो जाएगा, इसके बाद प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 29। अरे बाप रे, ये क्या है? आँख है। 29 जो है कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 15, 20 और 25। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, जिस न्यूनतम दूरी से वस्तुओं के तनाव की दिए बिना ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और ये एक जो सामान्य आँख होता है वह 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कितना? तो 25 सेंटीमीटर जरूर ध्यान पे रखिएगा। 30 प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? गामा, एक्स, पाराबैंगनी और अवरक्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी सही हो रहा है, अवरक्त किरणें, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल पूछा गया है। इसमें तरंगे जो होती है अवरक्त किरणें होती है। अवरक्त किरणें, माफ कीजिएगा, अवरक्त किरणें होगा। अवरक्त किरणें क्या होता है? तो ये जो है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा होता है और सूक्ष्म तरंग से कम होता है, इसलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं? तो अवरक्त किरणें कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 31 जो प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 82 में, 1582, 83, 84 और 85। तो 82 ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 1582 में दिन ए इलाही, 1582 ईस्वी में जो मुगल सम्राट था अकबर। मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट जो था अकबर था, ठीक है।
मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। तो 1582 में दीन ए इलाही जो है इसको प्रारंभ किया था 1582 में। अब रहा बात कि अकबर क्या है, देख सकते हैं आप फिगर में अकबर कौन थे। तो अकबर जो थे, सुन लीजिएगा ध्यान से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूर वंशावली के मुगल के तीसरा शासक थे। और अकबर को अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 31 प्रश्नों को लिए थे। आपके लिए 31 प्रश्न ही आज की क्लास में मतलब प्रैक्टिस कराए हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को नमस्ते, थैंक यू।